गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि एंशियंट हिस्ट्री में हम लोगों ने पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज, इन सभी आयामों को, इन सभी बातों को जानने का प्रयास किया और मानव का एक क्रमिक विकास देखा कि किस प्रकार मानव हेमोसेपियंस तक आया और फिर वह हेमोसेपियंस मानव इंटेलेक्चुअली और इमोशनली अपने आप को इन्वॉल्वमेंट में सेव किया और फिर वह अपने जीवन में एज इट इज़ रहना शुरू कर दिया। तो ये एंशियंट हिस्ट्री की कुछ अवधारणाएं थे जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आज जो मैं बात करूंगा वो बात करूंगा एंशियंट हिस्ट्री में उस समय के धर्म और रिलीजन के लेकर लोगों की मान्यताएं क्या था, लोग क्या सोचते थे। तो उसी पर मैं आज चर्चा करूंगा एंशियंट हिस्ट्री में कि धर्म एवं समाज में नए अवधारणाएं क्या था जो लोग धर्म के माध्यम से रिप्रेजेंट करते थे। हालांकि धर्म नाम का कोई वर्ड उस समय आया नहीं था। उस समय मानव जैसे जैसे क्रमिक विकास करते जा रहा था उसी रेशियो में अपनी प्रवृत्ति को एज इट इज बढ़ाते जा रहा था, अपनी मनोवृत्तियां को, अपनी इच्छाओं को बढ़ाते जा रहा था, क्योंकि उस समय मानव इंटेलेक्चुअली और इमोशनली दोनों डेवलप हो रहे थे। वह हेमोसेपियंस पहला मानव था जो अपने अंदर, उसके अंदर एक इमोशन जगा। दूसरी बात कि वो कुछ सोच सकता था, ऐसा मानव आया जिसे हम क्या कहते थे, हेमोसेपियंस। तो धर्म एवं समाज में नए अवधारणाएं या इसी को बोलते हैं नए मान्यताएं क्या क्या थी, इन सभी अवधारणाओं को जानने का प्रयास करेंगे। तो इसमें पहला बिंदु था कि मरणोपरांत के बाद जीवन में विश्वास। जब लोग मरते थे तो उन्हें पुनरुत्थान यानी पुनः जन्म हो, ऐसी अवधारणाएं थे लोगों को। तो यही मैं लिखा हूं कि मरणोपरांत के बाद या जीवन के बाद जीवन में विश्वास। आगे देखिएगा, धातु से परिचित। धातु से ये लोग परिचित हो गए थे, मतलब धातु में मुख्य रूप से तांबा। मनोरंजन के लिए नृत्य होता था। एक समूह में लोग एक जगह पर बैठ जाते थे और वहाँ पे नृत्य के माध्यम से अपनी कलाओं का अभिव्यक्त करते थे, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते थे। कुछ लोग चित्रकारी करते थे तो कुछ लोग नृत्य करते थे, कुछ लोग अन्य प्रकार के जो औजार होते थे उनके माध्यम से कुछ दीवारों पर, गुफाओं में लिखने का प्रयास करते थे। तो इन सभी आयामों को आपको क्या है, जानना होगा। आगे देखते हैं ताम्रपाषाण काल, क्योंकि ये ताम्रपाषाण काल उस कालखंड को कहते हैं जिस समय तांबा की काफी प्रचुरता और मात्रा में प्रयोग किया जा रहा था। इसी को हम ये बोलते हैं ताम्रपाषाण। अब देखिए, तो ताम्र मीन्स तांबा, ताम्रपाषाण को एकदम खंड कीजिए तो ताम्रपाषाण काल, काल मीन्स एरा या समय, ताम्र मतलब तांबा, पाषाण मतलब पत्थर। जिस समय में तांबा और पत्थर दोनों को प्रयोग करके जीवन को निर्वहन किया जा रहा था, उसे हम कहते हैं ताम्रपाषाण काल। अब इस काल में क्या देखिएगा कि पत्थर के साथ साथ लोहा का भी प्रयोग हो रहा था। पत्थर तो एज इट इज पाषाण काल से चलता आ रहा था, लेकिन इसके साथ साथ लोहे की भी प्रधानता बनी हुई थी, तांबे की भी प्रधानता बनी हुई थी। अतः इस प्रकार, दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं बोल रहा हूं, अतः इस प्रकार भारत में नए नए संस्कृति का, अलग अलग क्षेत्रों में, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में नए नए संस्कृति, नए नए कल्चर, नए नए सोसाइटी, नए नए राजनीतिक अवस्था, राजनीतिक समूह आदि का विकास हुआ। उसी संस्कृति में से आहार संस्कृति, ये राजस्थान में विकसित हुआ था। ये बनास नदी के तट पर था और इसी के समकालीन जो और संस्कृति थे, आहार, गिलुंद, बलाथल, ये सब मुख्य स्थल थे जहां से इस संस्कृति का अवशेष देखा गया है पुरजोर तौर पर। फिर आगे देखिएगा कि मालवा संस्कृति, ये मध्य प्रदेश में विकसित हुआ था, नर्मदा नदी के तट पर, और ये इसका प्रमुख स्थल था कायथा, एरन, नब्दा टोली। और यही नब्दा टोली है जहां से अनाज उगाने का प्रमाण मिला था, और यही आहार है जहां से ताम्रवती उपकरण मिले थे। इन सब चीजों को याद रखिएगा। आगे देखिए, जौरवे संस्कृति, ये महाराष्ट्र में विकसित हुआ था, ये प्रवरा नदी के तट पर था। इसका प्रमुख स्थल तो जो था वो दैमाबाद था, इनाम गांव था, नेवासा था। तो इस सब चीजों को याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे मैं जौरवे संस्कृति की विशेषता बताता हूँ कि इसकी विशेषता क्या थी। मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ लेकिन आपको दिख नहीं रहा होगा वीडियो में। इसकी विशेषता यह थी कि यहाँ स्वस्थ व्यक्ति को, एकदम स्वस्थ जो हेल्दी व्यक्ति को मृत्यु के बाद
पांव काटकर दफनाया जाता था ताकि वह भूत प्रेत ना बन सके। यानी देखिए कि प्राचीन काल में भी लोगों में ये मान्यताएं हैं कि मरने के उपरांत लोग भूत प्रेत ना बन जाए, इसलिए ये जौरवे संस्कृति जो कि महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के तट पर पाया गया है, वहां से ऐसी प्रवृत्ति देखी गई है कि एक स्वस्थ व्यक्ति को मरने के बाद उसके पांव को काट करके दफनाया जाता था। इससे स्पष्ट होता है कि उन समय के लोगों में भी ये मान्यताएं थी भूत और प्रेत का। तो आपको इन सब चीजों को याद रखना है, जौरवे संस्कृति की विशेषता। आगे देखते हैं, तो ये सारे आयाम आपको याद रखनी है। उसके साथ साथ देखते हैं ताम्र पाषाणिक संस्कृति की एक मुख्य विशेषता यह थी कि वे लोग मातृ देवी की उपासना करते थे। यानी मातृ देवी मतलब स्त्रियों की प्रधानता थी, और यही प्रधानता आगे चल के कहा जाएगी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो इस चीज को याद रखिएगा कि किसका उपासना मीन्स पूजा, उसके लिए प्रेरणा करना, मातृ देवी के लिए प्रेरणा करना, यह ताम्र पाषाण कालिक संस्कृति की एक मुख्य विशेषता थी। अब आता है हड़प्पा सभ्यता। अब ये सभ्यता यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते रहे हैं, हर तरह के एग्जामों में आते रहे हैं, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता का, या इसी को कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। इसके नाम के लेकर विद्वानों में मतभेद है। कोई इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, कोई प्रथम नगरीय सभ्यता कहते हैं, है कि नहीं। तो इन सभी आयामों को आज देखने का प्रयास करेंगे। नामकरण के लेकर इसके नाम दिया गया तो पता चला कि प्रथम नगरीय सभ्यता। अब प्रथम नगरीय सभ्यता क्यों? क्योंकि फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन अगर कोई था तो वो था सिंधु घाटी सभ्यता। तो इस आधार पर हम इसको कह रहे हैं क्या, प्रथम नगरीय। फिर कांस्य युगीन सभ्यता, यानी कहा गया कि इस सभ्यता में पहली बार कांसा का प्रयोग किया गया, अतः यह कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में करता है कौन? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी रावी नदी के तट पर, ये रावी नदी के तट पर होता है इसकी अवस्थिति। फिर देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि यह सिंधु नदी पर थी और पूर्ण में व्यापक सभ्यता में थी, तो इसको हम कह दे रहे हैं क्या, सिंधु घाटी की सभ्यता। लेकिन आपको इस बात के लिए मैं आश्वस्त कर दूं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज यानी पहली झलक देखी गई 1921 ईस्वी में। उस समय चूंकि बड़े पैमाने पर ब्रिटिश काल था और बड़े पैमाने पर पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य चल रहे थे, तो ऐसे में 1921 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम के आपने नाम सुना होगा। अलेक्जेंडर कनिंघम, जिसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहा जाता था, भारतीय पुरातत्व विभाग के पिता कहा जाने वाला व्यक्ति थे जिसका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। और उस ब्रिटिश काल में लगभग 1921 ईस्वी के दशक में देखिएगा तो इस चीज़ों की क्या हुई, उत्खनन हुई, और पहला प्रमाण में जो स्थल आया वो आया हड़प्पा। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। लेकिन सबसे बड़ी मुख्य बात यह आती है कि जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता ये भारत में आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन फल फूल रही थी, उसी के समकालीन विश्व में अन्य सभ्यता थे। चीन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, सुमेरियन की सभ्यता और फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब मेसोपोटामिया की सभ्यता और इंडस वैली यानी भारत के सभ्यता दोनों में बहुत समानता पाई गई है। जैसे में आप देखिए कि दोनों नगरीय सभ्यता थी, दोनों क्षेत्रों के निवासी कांसे और तांबे का प्रयोग करते थे, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि अजम्पशन ही लगा सकते हैं, क्लियरली तो बोल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ से जो लिपि पाई गई है वो अनरीडेबल है। तो अनुमान के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता में एक समानता थी, और यहाँ वहाँ दोनों की वस्तुएं एक दूसरे के यहाँ आदान प्रदान होते होंगे, इसको याद रखिएगा। और ये सारी बातें हैं कि प्रयोग करते थे तथा प्रमाण उपकरण की अवस्थिति पाई गई है, प्रधानता थी। आगे देखिएगा, दोनों जगह की मकानें कच्ची तथा पक्की ईंटों के बने थे। दोनों सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान था। दोनों जगह चाक निर्मित मृदभांड बनाए जाते थे। हड़प्पा लिपि चित्रात्मक तथा मेसोपोटामिया लिपि क्या था, पठनीय था। हड़प्पा सभ्यता सुनियोजित एवं मेसोपोटामिया सभ्यता सुनियोजित नहीं था। तो इन सब चीजों को, इन सभी आयामों को क्या करना है, आपको याद रखना है। तो
मैं ये बता रहा हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको समझना है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता जिस समय भारत में फल फूल रही थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसी के समकालीन विश्व में अन्य तरह की सभ्यताएं फल फूल रही थी, जैसे में बेबीलोन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और सुमेरियन की सभ्यता। और मेसोपोटामिया की सभ्यता और इंडस वैली यानी भारत की सभ्यता दोनों में बहुत सारी ये समानताएं पाई गई है, जैसे में इस प्रकार समानताएं जो मैंने आपको दिखाया। यानी आपसे यदि कोई पूछे कि भारत की सभ्यता यानी इंडस वैली की सभ्यता, तो याद रखना है इस तरह से कि जब पूर्ण तौर पर उस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन की विशेषताएं देखी जाती है, तो इसके समकालीन जितना भी विशेषता थी, सभ्यता थी, उन सभी के भी समानताएं देखी जाती है। तो आपको मात्र इतना ही बातें याद रखनी है कि जिस समय भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन मीन्स सिंधु घाटी की सभ्यता फल फूल रही थी, उसी के समकालीन विश्व में अन्य सभ्यताएं थी जो फल फूल रही थी, जैसे में सुमेरियन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता। अब इन सभ्यताओं में से मेसोपोटामिया की सभ्यता और भारत का सिंधु घाटी सभ्यता दोनों में काफ़ी समानताएं पाई गई है, जैसे में यहाँ भी जो मकान थे मेसोपोटामिया में कच्ची और पक्की ईंटों का बना था, और सिंधु घाटी भारत में भी कच्ची और पक्की ईंटों का बना था। दोनों जगह तांबे और कांसा का प्रयोग होते थे, और यहाँ भी प्रयोग होते थे। दोनों को जो शहरें था, सिटीज था, अर्बन जैसा था, और भारत में तो काफ़ी अर्बनाइज्ड था। तो ऐसे ही बातों को याद रखना है। तो मुलाकात होगी अगले क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।